दिक्कत ही है। चलो कहाँ तक हुआ था वो? आइडियल गैस इक्वेशन के बाद पूरी नहीं हुआ था उसका क्वेश्चन। आइडियल गैस इक्वेशन को ही कंटिन्यू करते हैं। तो जानते हैं सर, आप उनसे पूछे थे आइडियल गैस इक्वेशन, वो जो इक्वेशन था PV इक्वल्स टू MRT, तो आइडियल गैस इक्वेशन था या फिर परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन? परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन था। उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो ना, उसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन अभी तक SSC JEE में, झारखंड SSC में कितना बार पूछ चुका है, और इसरो बार ये सब में गेट मेथड स्पेसिफिक पूछता ही है। कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी बताएंगे। यहाँ पे देखो, जस्ट यही इक्वेशन डेराइव किए थे, PV इक्वल्स टू MRT। सबको ध्यान देना, PV इक्वल्स टू MRT, यही था। इसमें मेरा प्रेशर क्या था? एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। V क्या था? वॉल्यूम। M क्या था? मास। R क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। और मेरा T क्या था? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर वैसे रखोगे कि केवल टेम्परेचर है, तो तुम लोग क्या करोगे ना न्यूमेरिकल में, कि जब डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ रहेगा तो वही वैल्यू यहाँ पुट करोगे, लेकिन वो वैल्यू यहाँ पुट नहीं करना है। ये टेम्परेचर कौन सा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है? केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड? केल्विन होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन होता है, तो तुमको उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद ही पुट करना है। तो ये वाला बताए थे, टेम्परेचर इन केल्विन कितना होता है? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ठीक है, 273.15। अब देखो ये टेम्परेचर का तो बात हो गया, कहाँ था ना न्यूमेरिकल में या फिर JEE वाला क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक करोगे, वो क्वेश्चन सेटिंग करने वाला जानता है, इसलिए उसी ढंग से तुमको क्वेश्चन देगा। इसके बाद टेम्परेचर में तुमको मिस्टेक कर देगा, वो डिग्री सेंटीग्रेड में दे देगा, यहाँ बैठाना है किसमें? तुम जानते सब कुछ हो, सबको ही जानता है कि इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, और वही ऑप्शन ए में रहेगा, मार दोगे जाकर। लेकिन अच्छा से टर्म याद करके, रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके जाओगे तो कुछ भी नहीं भूलोगे। इसके बाद प्रेशर को हम लोग क्या रखते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बताए थे कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। अगर यहाँ पे ध्यान दो, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, प्लस गॉज प्रेशर होता है। या फिर अगर वैक्यूम में दिया हुआ है, मतलब निगेटिव टेम्परेचर, गॉज प्रेशर का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर, पॉजिटिव प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक लेवल से कितना ज्यादा प्रेशर और क्रिएट हुआ है। तो जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ है एटमॉस्फेरिक लेवल से, उसी को बोल देंगे गॉज प्रेशर, मतलब पॉजिटिव प्रेशर। इसके बाद आता है, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर अगर तुमको क्या दिया हुआ है, अगर वैक्यूम दिया हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पी वैक्यूम, दैट इज निगेटिव टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? निगेटिव बार टेम्परेचर निकल जा रहा है, मतलब निगेटिव प्रेशर। इसका मतलब क्या है? इस एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब कि अभी जो तुम्हारा जो प्रेशर है, जो रियलिस्टिक अभी जो प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक
है, जो भी प्रेशर है रियलिस्टिक में, वो एटमॉस्फेरिक लेवल से, जो मेरा एटमॉस्फेरिक एयर है यहाँ पे जो मौजूद, उसका जितना प्रेशर है अभी उससे कितना है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, गॉस, P गॉस, दैट इज पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, प्रेशर वैक्यूम प्रेशर, गॉस प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर को बोलते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक लेवल से। मान लो कि ये तुम्हारा रेफरेंस है, मान लो ये तुम्हारा रेफरेंस हम लोग मान लेते हैं। अब इस रेफरेंस को क्या मान लेंगे, ये एटमॉस्फेरिक लेवल है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो हवा तुम देख रहे हो उसका प्रेशर है। कितना होता है, 1 बार। P एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1 बार, दैट इज फिक्स है। अगर इसके नीचे टेम्परेचर हुआ, सॉरी इसके नीचे प्रेशर हुआ, तो कितना नीचे प्रेशर होगा, मान लो कि एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, ये मेरा ना एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ, मान लो ये मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ, ठीक है। कितना कम हुआ बाबू इससे, यहां से इतना डिस्टेंस पे कम हुआ, यहां से इतना डिस्टेंस पे कम हुआ। जस्ट ये वाला जो चीज है ना, इससे बिलो नीचे, यही है वैक्यूम प्रेशर। समझ में आ गया। अब ये रेफरेंस लाइन से समझो कि ये जीरो लाइन है एक तरह से, ये रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर तुम्हारा प्रेशर है, तो जितना ऊपर है उसको बोल देंगे गॉस प्रेशर। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस मेरा है ना, ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये क्या है, गॉस प्रेशर, P गॉस। और ये पॉइंट कौन सा हुआ, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये भी कौन सा था, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा लिखा हुआ एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, P वैक्यूम, P वैक्यूम। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, तुम यहाँ देखना, यहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर है P एब्सोल्यूट, वो P एटमॉस्फेयर प्लस P गॉस है ना। यहाँ का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम है। आ गया ना, जस्ट यही रेफरेंस लाइन से इसको लिया गया है। इसका स्रोत मतलब सोर्स यही है, यही से ये वाला चीज आया है। अब समझ में आ गया। फिर P एटमॉस्फेरिक क्या है, जो एटमॉस्फेयर में मेरा कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन्ड है, जो कि 1 बार होता है। और 1 बार इक्वल्स टू कितना बताए थे, 1 बार इक्वल्स टू 101.325 पास्कल, या फिर इसको लिख सकते हैं 101.325 किलो पास्कल, और 1 पास्कल इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर। यहाँ तक जस्ट यही चीज तुमको हेल्प करेगा इस न्यूमेरिकल बनाने में। ये इक्वेशन ना तुमको सिंपल दिख रहा है, ये PV इक्वल्स टू MRT जो है वो तुमको सिंपल दिखेगा, लेकिन ना इसको अगर 5 स्टार भी दे देंगे तो कम है। बहुत सारा वैरायटी में, बहुत सारा वे में क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा वे में। जस्ट तुमको 2 चीज पे याद ध्यान देना है। इसको तो जान रहे हो मास है, इसको जान रहे हो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे तुमको ध्यान देना है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है। और इसको तुमको ध्यान देना है एब्सोल्यूट प्रेशर को, कि एब्सोल्यूट प्रेशर हम कैसे निकालेंगे। अगर वो एब्सोल्यूट प्रेशर को दिया हुआ है उसी को हम पुट कर देंगे, अगर गॉज दिया हुआ है तो एटमॉस्फेरिक में ऐड करना पड़ेगा, वैक्यूम दिया हुआ है तो एटमॉस्फेरिक में माइनस करना पड़ेगा। समझ में, हाँ, जिस कंडीशन में रहेगा वहां पे दिया रहेगा तुमको, वहां पे साफ रहेगा क्वेश्चन में कि इफ द प्रेशर ऑफ एयर इज 0.5 वैक्यूम, ठीक है, बगल में मान लो 0.5 बार वैक्यूम, तो तुम्हारा P एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, 0.5। अगर 0.5 बार और ब्रैकेट में लिख दिया वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट वैक्यूम प्रेशर दे दिया तुम्हारा, तो इस केस में तुम्हारा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, P एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम, ठीक है। 1 माइनस, ये तो फिक्स है 1 बार, 1 बार माइनस 0.5 इक्वल्स टू 0.5 बार। और ये वाला तुम जाकर के इस इक्वेशन में पुट करोगे, तुमको अगर कोई भी चीज निकालना हो। जस्ट इसी का तुम लोग को एक सैंपल भी कराए थे, वो बोला गेट 2017 में जस्ट इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन क्या था, फिर से रिवाइज करा देंगे। जस्ट ये वाला चीज को लिख दो, ये वाला चीज तुमको लिखना है। 0.5 बार जैसे प्रेशर को दिया, वहाँ दिया है तो वहाँ 1 या 2 प्रेशर भी तो दे सकता है, कहाँ पे आप P
कि तो भी प्रेशर नहीं है 0.5 हाँ कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे सकता है। वो क्वेश्चन के हिसाब से जितना ये दिया रहेगा उसको तुमको माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और वही चीज हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ पास्कल में कैसे करना पड़ेगा, ये बार जो है 0.5 बार, तो तुमको बार तो ये एसआई यूनिट में नहीं है ना, तो तुमको इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 बार इसको कितना है 101.325 किलो पास्कल, या फिर इसी को पास्कल में लिखोगे तो 101.325। तो जस्ट इसको क्या करना है 0.5 बार इज इक्वल टू 0.5 इनटू 101.325 पास्कल लिखोगे, और पास्कल कितना होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जस्ट कितना वो बोलता है 10 टू द पावर 5, वो मतलब एक मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेता है, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं लेता है, जबकि ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। तो 10 टू द पावर 5 मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आंसर में गड़बड़ नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ये है 101.325। लेकिन वो लोग बोलता है कि 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल ही बोलता है। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। हाँ एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे तभी तो आंसर आएगा, फिक्स है ना, फिक्स आएगा। क्यों एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ देखो प्रेशर का यूनिट कितना होता है, जस्ट इसका ना एसआई यूनिट लिखते हैं। प्रेशर का यूनिट कितना होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब वॉल्यूम पे कितना हो गया मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, ये क्यूब खत्म, न्यूटन मीटर कितना हो गया जूल हो गया। जस्ट इस वाला टर्म को देखो, मास का कितना हो जाएगा केजी, आर का कितना हो जाएगा किलो जूल, या सॉरी जूल लिख देते हैं वही चीज, जूल पर केजी केल्विन होता है, और टेम्परेचर का कितना होता है केल्विन, केल्विन केल्विन कट गया, केजी केजी कट गया, यहाँ भी क्या है जूल, जूल इक्वल्स टू जूल। ये हुआ डायमेंशनल होमोजेनिटी, जस्ट यही वाला चीज तुम लोग। तो अगर तुम एसआई यूनिट में नहीं लोगे, बार में ले लोगे, तो कभी यहाँ पे आएगा जूल इक्वल टू जूल, या फिर किलो जूल इक्वल टू किलो जूल आएगा कभी नहीं। तो उसको ना हर एक चीज को एसआई यूनिट में करोगे तभी आंसर भी तुम्हारा एसआई यूनिट में आएगा। कभी प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, फ्लूइड में पढ़ते हो ना प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, तो जब भी एच लेते हो ना एम एन वगैरह में नहीं लेते हो, क्या में लेते हो मीटर में, उसको पहले कन्वर्ट करते हो, मीटर में कन्वर्ट करते हो, तब जाके तुम्हारा प्रेशर वो पास्कल में रहेगा। समझ में आ गया ना, तो वैसे होता है। तो इसको जस्ट कॉपी कर लो। इसके बाद इसका और टर्म बताते हैं, ये वाला पॉइंट कॉपी कर लो, कैसे क्वेश्चन आता है इसका और क्या डेरिवेशन है। इसके भर भर के क्वेश्चन है जेई में, झारखंड एसएससी में, हाँ भर भर के क्वेश्चन इसका कराएंगे, तुम देख लेना। जस्ट इस पे कंफ्यूज हो जाओगे पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, और इसी पे कंफ्यूज होकर तुम आंसर गलत दिया। बस प्रेशर का तुम खेला कर देगा और टेम्परेचर का खेला कर देगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन उसी में अभी एक और इसका टर्म है, तो बताते हैं, इसको पहले कॉपी कर लो। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला चीज, यहीं से इसी चीज से ये वाला आया है। ये दोनों जो पॉइंट लिखे हैं, ये दोनों पॉइंट यहाँ से आया है। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे है। सारा चीज एक एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, ये तो फिर बहुत गड़बड़ होगा।
हो गया। चलो इसको क्या था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। अब यहाँ से देखो ये किया। अब यहाँ पे देखो ये गैस कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, इसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। जस्ट ना यही इक्वेशन को एक अलग रूप में हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ नंबर ऑफ मास है और वहां देखोगे नंबर ऑफ मोल में। अब देखो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होगा कितना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट मॉलिक्यूलर वेट, number of mole is equals to mass per unit molecular weight। अब देखो नंबर ऑफ मोल को हम n से डिनोट करते हैं, n से, ठीक है, स्मॉल n से। m इक्वल्स टू कितना हो गया, m इक्वल्स टू n into m, ऐसा हो गया क्या? यानी मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या चीज, क्या चीज, हाँ नहीं बोलो, अच्छा ये नहीं, हाँ डाउट कहाँ पे है, अच्छा, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास इन केजी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये वाला चीज तो हम समझ गए। अब देखो यहाँ पे जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, जस्ट उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पीवी इक्वल्स टू एक होता है एन आर बार टी, आर बार को हम यहाँ पे हम देखते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब आर बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो पीवी इक्वल्स टू एन को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। जस्ट यहाँ पे देखो पीवी इक्वल्स टू, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं एन इनटू मॉलिक्यूलर वेट में। ये क्या है, आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इनटू टी, ठीक है। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब देखो जस्ट इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, PV इज इक्वल्स टू n को वैसे ही डाले दो, n इनटू r को लिखते हैं हम लोग r बार, और यही r बार को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यानी r बार इज इक्वल्स टू कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो r बार इज इक्वल्स टू कितना हो गया, r बार इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू हो गया। यानी R इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। रिलेशन समझ में आ रहा है ना? देखो कैसे किया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट।
तो फिर मास इक्वल्स टू क्या होता है, इसको हम n से डिनोट करते हैं, इसको हम n से डिनोट करते हैं, तो मास इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। यहां तक समझ में आ गया। जस्ट इसी मास को हम n इनटू m से प्रीवियस इक्वेशन में क्या रिप्लेस कर दिए हैं। अब देखो यहां पे ये मास है मेरा, इसको क्या से रिप्लेस किया है, n इनटू m से, n इनटू m नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये पहले से मेरा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट दैट इज R, और ये है एब्सोल्यूट टेंपरेचर। दो टर्म आता है, दो गैस कांस्टेंट है यहाँ पे। एक है कैरेक्टरिस्टिक जो कि कैरेक्टर के हिसाब से चेंज होता है। कैरेक्टर के हिसाब से मतलब अगर तुम है तो तुम्हारा कुछ अलग वैल्यू रहेगा, ये है तो कुछ अलग वैल्यू रहेगा, तुम है तो तुम्हारा अलग वैल्यू रहेगा। मतलब जितने भी स्टूडेंट है अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा अपना अपना कांस्टेंट। जस्ट वही चीज यहाँ पे भी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट का मतलब जो भी आइडियल गैस आएगा उसका एक अलग अपना कांस्टेंट होगा। जस्ट उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। लेकिन R बार है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब ये यूनिवर्सल है, कभी चेंज यूनिवर्स में जितने भी आइडियल गैस हैं उसके लिए सेम वैल्यू है R बार का, R बार का सेम वैल्यू है। और इस R बार का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जब सेम वैल्यू है तो वो फिक्स होगा, फिक्स वैल्यू है। तो इसका वैल्यू होता है 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब बोलोगे ना कि R का जब भी आप लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट में या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में किलो जूल पर केजी केल्विन कैसे होगा, इसका यूनिट। अब इसका यूनिट पे तुम ध्यान दो, यहाँ पे PV इक्वल्स टू mRT है, PV इक्वल्स टू mRT, ठीक है। प्रेशर का यूनिट कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू m का कितना हो जाएगा, kg। R समझ में, kg। R का R को R ही छोड़ दो, R का यूनिट हम देखना है, और टेम्परेचर का केल्विन। जस्ट यही होता है ना। यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर, ये क्यूब को काट दिए, 1 मीटर बचा, ये क्या बचा, न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल, और ये केजी नीचे आ जाएगा और ये केल्विन नीचे आ जाएगा। किसका यूनिट हुआ, यूनिट ऑफ R का। मतलब गैस कांस्टेंट का जो यूनिट होगा तो जूल पर केजी केल्विन होगा या फिर किलो जूल पर केजी केल्विन होगा। जस्ट वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, किलो जूल पर केजी केल्विन। अगर इसी को तुमको जूल में लिखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 8314 जूल पर केजी केल्विन। तुमको जिस हिसाब से वो दिया हुआ है उसी हिसाब से स्टेबल के अकॉर्डिंग तुमको वैल्यू पुट करना है। अब देखो, हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, जस्ट इसके भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, एकदम सिंगल में बोल देगा कि मॉलिक्यूलर वेट, मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज 28.9 होता है, ठीक है। अब बताइए कि फॉर एयर के लिए, अब एयर एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। अब बताइए कि एयर का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होगा, जस्ट क्यों इतना वैल्यू पूछ दिया। तो जब तक तुमको रिलेशन मालूम नहीं है तब तक तुम बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। तो डायरेक्ट तुमको क्या लिखना है, R इज इक्वल्स टू R बार बाई है, यही लिखना है ना। R बार का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है, कितना है, 8.314, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 28.9। तुम इसको करके देख लो, अभी तुरंत कर, कोई एक नहीं करो इसको, और इसका वैल्यू है 0.287। एक बार करके देख लो इसको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। R का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा एग्जांपल के लिए, 0.287 आया, देखा। जस्ट यही चीज तुमको 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा क्या चीज, जब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज गिवन 28.9, या फिर तुमको ये वाला चीज गिवन नहीं मिलेगा तो तुमको याद रखना होगा, डायरेक्ट पूछ देगा, डायरेक्ट वो पूछ देगा कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एयर के लिए बताइए। तो तुमको याद रखना होगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट।
और तुमको मॉलिक्यूलर वेट तुमको एयर की याद रहेगा 28.9। हालांकि ये क्वेश्चन में दे देता है, उतना भी हार्ड नहीं करता है, लेकिन तुमको हमेशा नहीं देगा। हर एक चीज का तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट है, तो तुमको कुछ कुछ का निकालना ही पड़ेगा। एयर का कितना होता है 28.9, उसमें क्या कि 8.314 डिवाइडेड बाय 28.9 मेरा 0.287 किलोजूल प्रति लीटर आ गया इतना। यानी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फॉर एयर 0.287 हुआ। यही सब चीज तुमको एक एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, PV इक्वल्स टू NMRT, यहाँ तक तो आ गया। वही M इंटू R को क्या लिखे हैं R बार, M इंटू R को क्या लिखे हैं R बार। वही चीज R बार इक्वल्स टू M इंटू R, मतलब कैपिटल M इंटू R, मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो तुमको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जस्ट यही बोला, यही सब एक एक टर्म, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज डिफिकल्ट लग रहा है क्या, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं। ये भी डेराइव्ड फॉर्म में आया। उसके बाद जो ये आया वो भी ये इक्वेशन से आया, नंबर ऑफ मोल से। क्यों, उसको कन्वर्जन कर दिए हम। कन्वर्जन करने के बाद एक एक पॉइंट को हम देखें तो मेरा रिलेशन किसके किसके बीच में आ गया, R और R बार के बीच में। R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और R बार क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कि कैरेक्टर के हिसाब से वो चेंज होगा। उसका कैरेक्टर हर एक आदमी को चेंज होता है, हर एक आदमी का अलग अलग होता है। तो हर एक आदमी के जब कैरेक्टर अलग अलग है, तो हर एक गैस का कैरेक्टर अलग अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। समझ में आया। लेकिन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये फिक्स वैल्यू है। पूरे यूनिवर्स में जो आइडियल गैस है उसके लिए ये गैस कांस्टेंट फिक्स है, और उसका वैल्यू जब फिक्स होगा तो सब कुछ एक वैल्यू होगा। जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया था ना कि P एटमॉस्फेरिक कितना होता है 1 बार, जो कि फिक्स है मेरे लिए। जब P एटमॉस्फेरिक 1 बार है तो R बार कितना है 8.314। जैसे वो फिक्स वैल्यू है 1 बार, वैसे इसका भी वैल्यू फिक्स है। इसी को किलो जूल में ये है तो जूल में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8314 आ गया। आ गया समझ में। जस्ट ये दो रिलेशन, और R इक्वल्स टू R बार बार। ये भी ट्रिपल स्टार रेटेड है, ये भी ट्रिपल स्टार रेटेड है। R इक्वल्स टू R बार बाय A, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन आ गया समझ में। जस्ट हां, तो इसको एग्जांपल के तौर पे लिख लेना, इस पे एग्जांपल के तौर पे लिखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। सबसे ये वाला तो क्वेश्चन एक हम एग्जांपल के तौर पे समझ लिए कैसे आता है। अब देखो जेई वगैरह में क्या पूछता है कि बताइए कि जो मेरा परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन है, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन भी डायरेक्टली उसको बोलता है कि जो मेरा आइडियल गैस इक्वेशन है ना वो कौन सा सही है। अब उसमें ना लिख देगा PV इक्वल्स टू MRT है, और एक है PV इक्वल्स टू NR/T। यही ना मेरा दो इक्वेशन है, ये वाला एक इक्वेशन है और एक मेरा ये वाला इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। तो PV इक्वल्स टू NR/T बोलो या PV इक्वल्स टू MRT बोलो, बात तो एक ही है ना, बात एक ही है कि नहीं है। जब इसी में घुमा फिरा कर पूछ देगा, बोल देगा कि इनमें से कौन सा इक्वेशन सही नहीं है। समझ में आ गया, दोनों सही है, दोनों पे टिक है। हाँ, वो बताते हैं हम क्वेश्चन कैसे पूछता है घुमा फिरा के। इसको पहले टोटल लिख लो अपने कॉपी में, टोटल। इसके बाद जब ये वाला लिखोगे, ये वाला लिखने के बाद ये वाला क्वेश्चन भी एग्जांपल के तौर पे लिखना। यहाँ पे एयर दिया है, एयर आइडियल गैस की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। इसको आराम से लिखो, यहाँ से स्टार्ट करो, ये वाला लिखो, इसके बाद ये वाला कन्वर्जन लिखो, इसके बाद ये वाला। ये दो इक्वेशन तुम्हारा लिखो, ये वाला और ये है डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये तुमको दिखाता है कि इधर का भी, या फिर सॉरी डायमेंशनल यूनिटी बोल रहे हैं, यूनिट ऑफ आर कैसे निकालते हैं। ये वाला टॉपिक में लिखना, ये वाला एक अलग से टॉपिक बनाना, यूनिट ऑफ आर। ये वाला देखो 3 टॉपिक होगा, यूनिट ऑफ आर। अच्छा ये भी भूल रहे थे, यहाँ पे देखो एक पेयर, यहाँ पे देखो ये जो यूनिट ऑफ आर है ना, ये भी पूछता है जेई होगा डायरेक्ट। वो देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, जस्ट इसको क्या करेगा ना, कभी केजी को ऊपर कर देगा, कभी केजी को नीचे कर देगा, कभी केल्विन को ऊपर कर देगा, कभी केल्विन को नीचे कर देगा,
और बोल देगा कि इसमें से छांटिए कौन सा आर का यूनिट होगा। तो आर का यूनिट अगर तुमको याद नहीं है कि जूल पर केजी केल्विन होता है तो ऐसे निकाल तो नहीं लोगे। पहले प्रेशर का लिखोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, इसके बाद मास का केजी, टेम्परेचर का केल्विन और आर का तुम्हारा निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा मीटर क्यूब से 1 मीटर स्क्वायर, क्यूब कट गया 1 मीटर बच गया। न्यूटन और मीटर क्या बोलते हैं? जूल। तो जूल लिख दिए यहाँ पे, ये केजी नीचे आ जाएगा और ये केल्विन नीचे आएगा। यूनिट ऑफ आर कितना हो जाएगा? जूल पर केजी केल्विन। जस्ट ऐसा ही ऐसा छोटा छोटा चीज पूछता है। देखो बात क्या है ना कि पढ़ने के लिए ना सबको इतना अमाउंट पड़ता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ता है, बस इसका ना यूटिलाइजेशन वहाँ पे कैसे करना है, जस्ट उस पर ध्यान दे दोगे ना सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि तो जब तुम प्रीवियस ईयर करोगे तो प्रीवियस ईयर में देखोगे ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन है, जब बनाओगे तो एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। लेकिन वही चीज एग्जाम में जाने के बाद गलती कर देता है, बस केवल ध्यान नहीं देता, प्रैक्टिस नहीं करता है। तो चीजों को हर एक पॉइंट को एकदम देखते जाओ, समझते जाओ, समझ के करोगे वहां जाके अच्छा से बनाओगे, नहीं समझ नहीं पाओगे तो फिर केवल यहाँ बना पाओगे, वहाँ एग्जाम में रियल टाइम में नहीं बना पाओगे। जस्ट यही डिफरेंस होता है। तो जस्ट सारा टॉपिक को अलग अलग टॉपिक करके लिखना है, इसको अलग करके लिखना है। यूनिट ऑफ आर या आर मतलब यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, या फिर यूनिट ऑफ आर मत लिखना, यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, क्योंकि आर भी यूनिट है, सॉरी आर भी गैस कांस्टेंट है और आर भी गैस कांस्टेंट है। चलो लिख लो पूरा। और एक YouTube वाले के लिए जब भी बैठो, हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब भी बैठिए तो कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। पूरे जैसे बता रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन में, आप लोग भी एकदम कॉपी कलम से प्रॉपर रिकॉर्ड कीजिए उसको, क्वेश्चन नहीं जैसे जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं। और अगर क्वेश्चन में ये है तो PDF हम क्वेश्चन का डाला करेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मेरे जुड़ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके लिए। और प्रॉपर तरीका से यहाँ से जैसे कर रहे हैं जस्ट वैसे ही कीजिए, मेंटेन रखिएगा, अच्छे से पढ़ोगे। इसमें कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। एकदम प्रॉपर तरीका समझ में आया, एकदम सब चीज ना सिस्टमेटिक ढंग से एक एक चीज करके देखोगे, कोई भी चीज डाउट नहीं रहेगा। रटोगे कहानी साफ हो जाएगा। 1 महीने के बाद ना फिर से तुमको वही चीज पढ़ना पड़ेगा, फिर से YouTube वीडियो देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। समझ के पढ़ोगे जिंदगी भर काम है, ये बात बोलना है। और रखने वाला काम तो वैसे भी मैकेनिकल इंजीनियर का है, समझ के जितना पढ़ोगे, जितना इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ोगे उतना ही आएगा। चलो इतना लिख लिया होगा, इतना कुछ आ गया समझ में। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे, इसके बाद उसके स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। चलो हो गया इतना।
सारे इक्वेशन को एकदम रेड पेन से या फिर ब्लैक पेन से घेरा करके स्टार मार्क कर लेना, जैसे जैसे बोलते हैं, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही इम्पोर्टेंट है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, जस्ट उसी का रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन आइडियल गैस इक्वेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर डायरेक्ट करके आप लोग लिख देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन सबसे पहला जो प्रोसेस हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस देखते हैं वो है मेरा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो का मतलब क्या समझते हो? आइसो मतलब सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और बार अभी किसका यूनिट हम लोग देखें? प्रेशर का यूनिट में बार देखें, तो मतलब आइसो मतलब सेम, बार मतलब बार किसका यूनिट देखें? प्रेशर का। यानी प्रेशर सेम प्रोसेस, डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं, मतलब सेम प्रोसेस मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट में प्रेशर तुम्हारा क्या रहेगा? सेम रहेगा, मतलब प्रेशर का कोई प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये बात है। आइसो का मतलब सेम होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। और बार किसका यूनिट है? दिस इज यूनिट ऑफ प्रेशर। डायरेक्ट है, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ऐसे लिख सकते हैं। तो जस्ट बगल में लिख देते हैं कांस्टेंट, शॉर्ट फॉर्म कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब देखो इसमें डिफरेंट टाइप्स का, बस एक एक चीज समझते जाओगे ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा तुमको एग्जाम में। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस किसके लिए हम लिखे हैं बाबू? आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे। मेरा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? डायरेक्ट वही लिख देंगे, PV इक्वल्स टू MRT। जस्ट यही है। अब ये बताओ क्या चीज नहीं, ठीक है, PV इक्वल्स टू MRT, ठीक है। अब PV इक्वल्स टू MRT है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले से ही जानते थे कि मेरा R जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। अब कैसा भी कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट है ना। मास तुम तो जानते हो कि मास किसी भी चीज का फिक्स्ड क्वांटिटी है। अगर मास फिक्स्ड क्वांटिटी है तो फिक्स्ड क्वांटिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो M और R दोनों कांस्टेंट हो गया। R कैसे यूनिवर्सल सॉरी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ना, गैस कांस्टेंट, तो कैसे कांस्टेंट हो गया? R भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट, तो M और R दोनों कांस्टेंट हो गया। मतलब किसी भी चीज का मास फिक्स्ड होता है तो फिक्स्ड क्वांटिटी इज द कांस्टेंट, और ये है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू हो गया तुम्हारा किसी भी एक आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो ये वाला चीज, ये वाला बदलने वाला चीज क्या है? चेंज में टेम्परेचर है तुम्हारा, वॉल्यूम है तुम्हारा, और प्रेशर है तुम्हारा। तो हम मेरा यहाँ पे क्या है? आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो PV/T लिखते हैं, इसी को सजाते हैं। PV/T इक्वल्स टू MR लिख सकते हैं, और MR को क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्या किसी कोई कंफ्यूजन? MR इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। जस्ट MR इक्वल्स टू जब हम कांस्टेंट लिखे हैं तो मेरा प्रोसेस क्या है बाबू? कांस्टेंट प्रेशर, मतलब PV कांस्टेंट चला गया उधर, तो V/T इक्वल्स टू MR/T लिख सकते हैं। तीनों कांस्टेंट है, तो जो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। मान लो कि इसका वैल्यू 5 है, मान लो इसका वैल्यू 10 है, एग्जांपल के तौर पे 10 × 5 50,
मान लो इसका वैल्यू 3 है तो 50/3 जितना भी आएगा कांस्टेंट ही होगा, तो इसको डायरेक्ट कांस्टेंट लिख सकते हैं सी। यानी मेरा क्या आया V/T कांस्टेंट, और यही है मेरा आइडियल गैस इक्वेशन, यही है मेरा आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आ गया बात समझ में? करना क्या था, कुछ भी करना है, ये करना है। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए मेरा क्या इक्वेशन है, क्या V/T कांस्टेंट। ठीक है, अब प्रोसेस 1 to 2 के लिए देखते हैं। प्रोसेस 1 to 2, मान लो एक प्रोसेस है स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, तो उसके लिए क्या हम लिख सकते हैं, V1/T1 = V2/T2 लिख सकते हैं क्या? आ गया समझ में? मतलब एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, जब दूसरा स्टेट में भी जाएगा तो प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, मतलब यहाँ पे जितना प्रेशर होगा 1 पे, दूसरा स्टेट में जाएगा तो सेम प्रेशर होगा। उसके लिए हम क्या इक्वेशन लिखे थे, V/T कांस्टेंट। यानी फर्स्ट प्रोसेस के लिए, फर्स्ट स्टेट के लिए V1/T1 हो गया = सेकंड स्टेट के लिए V2/T2, दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों तो कांस्टेंट ही है ना, दोनों बराबर हो गए, मतलब दोनों का रेशियो बराबर है। कभी V1 = V2 नहीं है, ये याद रखना। V1/T1 मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो बराबर है मेरा। समझ में आ गया? जस्ट इसी से हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, जस्ट ये वाला क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि कांस्टेंट प्रेशर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, और नहीं तो ये वाला है, कोई ऑप्शन में रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा तो वो मारना। जस्ट ये कैसे होता है ना प्रोसेस, ये तुमको एक बार ध्यान दो। मान लो ये ना सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये पिस्टन है मेरा, ये पिस्टन है। सिलेंडर और पिस्टन है, इसमें समझना कि एयर मान लो भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, पिस्टन है। एक क्या कर दिया, हेवी वेट का कुछ सामान यहाँ पे रख दिया, मान लो हेवी वेट का, ठीक है। अब ये हेवी वेट का सामान हम रख दिए तो ये कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा, मतलब उसको दबाने की कोशिश करेगा पिस्टन को, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि एयर को ना प्रेशराइज्ड करने की कोशिश करते हैं। करेंगे क्या, यहाँ पे हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं। तो जब हीट को सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इसका प्रेशर बढ़ने लगा, प्रेशर कुछ इस तरह बढ़ने लगा कि इसको ना सेम लेवल पे रखा हुआ है। प्रेशर कुछ इसका इस तरह रखा कि ये प्रेशर कुछ इस तरह यहाँ पे जनरेट हुआ एयर का, जो पिस्टन को सेम जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। क्यूएस को हम बढ़ाते हैं, मतलब हीट सप्लाई को हम जस्ट इंक्रीज करते हैं। जैसे ही हीट सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, यहाँ का टेम्परेचर और बढ़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे हम क्यू सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ धीरे धीरे टेम्परेचर भी मेरा बढ़ेगा, और जब मेरा यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे मेरा प्रेशर भी बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा ये स्लोली ऊपर उठने की कोशिश करेगा, स्लोली ऊपर उठने की कोशिश करेगा। अब ये बताओ कि दूसरा फिगर बनाते हैं, जब हम हीट सप्लाई कर दिए तब हीट सप्लाई धीरे धीरे हो रहा था, उतना हीट सप्लाई हो रहा था कि इसको वेट को मेंटेन कर सके। अब हम क्या किए, हीट को ज्यादा सप्लाई किए, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देने लगे। जैसे ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट इसको दे रहे हैं तो टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है, यहाँ का प्रेशर भी बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसको अप करने की कोशिश करेगा, अप करने की कोशिश करेगा। जस्ट इसी चीज को यहाँ पे बनाते हैं। मान लो कि ये पिस्टन यहाँ पे रीच कर गया, यहाँ पे था स्टेट 1 में, स्टेट 2 में क्या हो गया, यहाँ पे रह गया। अब इसी को देखो, ये हेवी वेट था, और यहाँ पे कौन है, क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई। ये मेरा स्टेट 1 है, ये मेरा स्टेट 2 है। अब ये बताओ कि जिस समय हीट को हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। जब हीट को सप्लाई भी करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आगे बात समझ में, जिस समय हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग के कारण मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है, वो प्रेशर इस
इसको लिफ्ट कर रहा है, तो जब लिफ्ट कर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया प्रेशर। हीट सप्लाई कर रहे हो और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या ये एग्जांपल नहीं हो सकता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का? स्टेट 1 से लेकर के स्टेट 2 मेरा प्रोसेस है 1 to 2, 2 to 1 मेरा प्रोसेस नहीं है। मतलब जिस रास्ता से तुम जा रहे हो ना उसी को प्रोसेस बोलते हैं। मान लो यहाँ से तुम निकले और इस गली के से किराया लग गए, फिर उस गली से ही किराया लग गए, पहुंचे तो वहां किराया लगा, लेकिन हुआ क्या? एक में ये वाला पाथ को फॉलो किए, दूसरा में उस वाले पाथ को फॉलो किए, दोनों पाथ हुआ। जिस वे से तुम गए ना उसको पाथ बोलते हैं, लेकिन जिस पॉइंट से एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, उसको बोलेंगे प्रोसेस। और जहां पे तुम खड़ा हो अभी, सॉरी, जहां पे तुम बैठे हुए हो वो तुम्हारा स्टेट हुआ, और मेरा तुम्हारा फाइनल स्टेट जहां पे तुम जाओगे वहां पे हुआ। स्टेट समझ में आ गया? स्टेट 1 to स्टेट 2, जिस रास्ते से तुम जाओगे उसको बोल देंगे पाथ, और 1 to 2 गए मतलब 1 से 2 प्रोसेस हुआ। तो यहाँ प्रोसेस 1 to 2 हुआ कि नहीं? 1 to 2। तो ये क्या एग्जांपल नहीं हुआ कांस्टेंट प्रेशर का? एग्जांपल, सटीक एग्जांपल है। एग्जांपल समझ में आ गया? जस्ट यही है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। लोग तो समझा देते हैं, जस्ट इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखने के बाद क्या करेंगे? जस्ट सिंपल है, p को यहाँ लेंगे, कांस्टेंट है, ये वाला इक्वेशन हो गया। अगर इस चीज को तुम नहीं समझते हो तो फिर ये कुछ काम का नहीं, जस्ट रटने वाली बात हो। जस्ट कांस्टेंट प्रेशर कैसे होता है? तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। आ गया बात समझ में? टोटल हुआ एकदम प्रॉपर तरीका से, जैसे लिखा हो वैसे प्रॉपर तरीका से मेंटेन करो इसको। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? ये वाला आएगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? ऑप्शन दे देगा ये वाला। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं देख लो, समझने में ज्यादा टाइम लगाओ। लिख लेना, ये सिलेंडर है, एग्जाम्पल में ये तुम्हारा पिस्टन है, ये हेवी वेट, इनको सप्लाई किए। क्यू सप्लाई, क्यू मतलब हीट, एस मतलब सप्लाई, क्यू सप्लाई। समझ में आया ना सबको? ऐसे ही चारों पांच प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस के बारे में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हो गया? बनाओ अच्छे से बनाओ सब। मजा आ रहा है पढ़ने में?
चलो जस्ट इसी इक्वेशन को देखो यहाँ पे V T इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो V इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर हो गया। जस्ट इसी का मतलब खेल रहे हैं इसके साथ, हम लोग प्ले कर रहे हैं, जस्ट ये याद रखो V by T इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो V इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो कौन जब हम प्रोपोर्शनली साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट देते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन और कांस्टेंट को हटा देंगे तो प्रोपोर्शनली दे देंगे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लगेगा कि टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। कब? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए है। जो क्राइटेरिया का तुम बात कर रहे हो जस्ट कांस्टेंट प्रेशर के लिए है, वो बात ध्यान रखो। बोले कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमें ये इक्वेशन लेकर आए हैं, इसको भी लिख ही लेना। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा लॉ को फॉलो करता है? जो लोग तीन लॉ पढ़े थे गैस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, एक बॉयल्स लॉ, एक चार्ल्स लॉ, एक गैलोसाइड लॉ। कौन सा? चार्ल्स लॉ याद है ना? प्रेशर इज कांस्टेंट। आप उसमें यही था कि वो उसमें लिखा हुआ था कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? पावर यूनिट मास को इंडिकेट करता है वो स्पेसिफिक। जस्ट वेट, जल्दी थोड़ा सा नोट्स। चलो आइसोबारिक समझ में आ रहा है? जस्ट सेकेंड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, आइसो मतलब सेम, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, अब फिर से वही चीज लिखेंगे हम, किसके लिए? आइडियल गैस इक्वेशन ही लिख रहे हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू mRT, सारा कांस्टेंट हो जाएगा T। हाँ बोलो क्या बात है? m और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, v इसमें कांस्टेंट है, तो t को इधर ले आते हैं, v को इधर ले जाते हैं, तो p by t equals to mr by v, और mr by v equals to कांस्टेंट। आ गया बात समझ में? तो p by t equals to कांस्टेंट। जस्ट यही इक्वेशन आ गया। अगर स्टेट 1 to 2 हम लोग यहाँ पे जाते हैं, स्टेट 1 to 2, तो क्या हो जाएगा? P1 by T1 is equal to P2 by T2. P1 by T1 is equals to P2 by T2. P2 by T2। P1 by T1 is equals to P2 by T2. P2 by T2। आ गया समझ में? ठीक है, इसको क्या लिख देंगे हम लोग? P by T equals to कांस्टेंट है, तो इसी को जस्ट क्या लिख देंगे? P is equal to PC. P equals to C into T, मतलब प्रेशर equals to कांस्टेंट into टेम्परेचर। ये दोनों को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा। जस्ट चीज समझाने के लिए है, और कुछ है। इसमें क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कब? वॉल्यूम कांस्टेंट है। टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा। कब? वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझ में आ गया? जस्ट चीजों को लिखो। इसके इक्वेशन है तुम्हारा, मेरी इक्वेशन। ये है कांस्टेंट
वॉल्यूम के लिए अभी मान लेते हैं टेम्परेचर को लेके एक इक्वेशन टेम्परेचर को लिखा हाँ, जैसे कि अभी वॉल्यूम के लिए लिखा तो फिर टेम्परेचर के लिए लिखेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा। ये मेरा आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, फिर अलग अलग जैसे प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसी का जो स्लोप देखेंगे कि पीवी डायग्राम में स्लोप कैसे आता है, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी जस्ट वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा जैसे आइसो बारे में पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस पे क्वेश्चन भी कर सकते, क्वेश्चन भी करा देते हैं, इसको पहले लिख लो आराम से, इसके बाद इस पे क्वेश्चन करोगे, चलो क्वेश्चन कर लो। एक टाइप का तो क्वेश्चन तुमको मालूम चलेगा क्या पूछेगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, तो ये वाला इससे 1 to 2 प्रोसेस के लिए, ठीक है। जस्ट इसका एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो। वॉल्यूम फिक्स का एग्जांपल क्या, ये रूम नहीं हो सकता है क्या, एक क्लोज्ड कंटेनर हो सकता है। एक फुटबॉल में नहीं है, फुटबॉल में फिक्स्ड वॉल्यूम है। प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो जहां फिक्स्ड वॉल्यूम होगा आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन कि इन ए, क्वेश्चन लिखो, इन ए क्लोज्ड कंटेनर, इन ए क्लोज्ड कंटेनर air is present in a closed container, air is present at air is present at 25 degree centigrade, air is present at 25 degree centigrade and 100 kilopascal and 100 kilopascal, ठीक है, फुल स्टॉप। आफ्टर हीटिंग the temperature is, after heating the temperature is, after heating the temperature is 75 degree centigrade. After heating the temperature is 75 degree centigrade. Then calculate pressure, after heating. बनाओ इसको, टेक फॉर 1 मिनट, जस्ट ये कुछ नहीं है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। बोर्ड पे किसी को नहीं देखना है, जब सारा कुछ पढ़े रहोगे सिस्टमेटिक ढंग से तो अपना अपना बनाओ, सबका आंसर सेम आना चाहिए। 1 मिनट का टाइम लो और अच्छे से बनाओ इसको।
ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बताया था कि टर्म को ध्यान रखना, क्या टी यूज कर रहा है, क्या टी यूज कर रहा है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हो गया? कितना टाइम ले रहे हो? अच्छा, आराम से कैलकुलेट कर लो। 116.7 बोर्ड पे देखो यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक क्लोज्ड कंटेनर है, एक क्लोज्ड कंटेनर ये दिख रहा है तुमको, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इसमें क्या है बाबू, एयर। और ये हम लोग पहले से जान चुके हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एयर क्या है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, मतलब आइडियल गैस का इक्वेशन लगेगा। ठीक है, अब इनिशियली यहाँ पे देखो, इनिशियली जब इसमें एयर था पहले से प्रेजेंट, तो उसका टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना था, 100 किलो पास्कल। हीटिंग के बाद जब हम इसमें ना हीट सप्लाई कर दिए, क्यू सप्लाई, जब हम हीट सप्लाई कर दिए तो मेरा टेम्परेचर कितना हो गया, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको प्रेशर बताइए कितना चाहिए, ये ना। जस्ट इसको अगर प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 to 2 है, स्टेट 1 ये है, स्टेट 2 है, तो हम इसको 1 1 इंडिकेट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ से इक्वेशन उठा करके यहाँ पे रख दो, और नहीं तो PV = MR लिख करके वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर दो, पहुंचोगे वहीं पे। तो इसके लिए क्या होता है, P1 / T1 = P2 / T2 होता है। जस्ट उसी इक्वेशन को यहाँ लिख दो, P1 / T1 = P2 / T2। लिख देंगे क्या इसको, किसी को कोई दुख दर्द नहीं है। अब देखो P1 मेरा कितना दिया हुआ है, 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। T1 कितना दिया हुआ है, T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अब यहीं पे तुम लोग कंफ्यूज होकर के, चाहे बच्चा लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड बैठा देगा, लेकिन नहीं, हम लोग क्या पढ़े थे, PV = MRT में टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो तुमको केल्विन में उसको करना पड़ेगा करना। तो टेम्परेचर 25 + 273 298, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। ठीक है, = प्रेशर T2 निकालना है तुमको, और T2 कितना है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना आएगा, 348। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा P2 निकल जाएगा क्या, ये केल्विन में, केल्विन कैलकुलेशन किलो पास्कल में आंसर आएगा। P2 कितना आएगा बाबू, 116.77। अच्छा से कैलकुलेट किया है, दोनों का 116.77 किलो पास्कल। कैलकुलेशन अपना देख लेना, प्रोसेस यही है। ठीक है, ये ऑप्शन में हो जाएगा। यही चीज तुम क्या कैलकुलेट कर देते, टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में ही बैठा देते, इसका मतलब तुम कुछ पढ़े ही नहीं, बात तो यही है ना। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि टेम्परेचर जो मेरा आइडियल गैस इक्वेशन में है, PV = MRT में टेम्परेचर एब्सोल्यूट है, तो इसको, इस बात को ध्यान में रखना। मेरा P2 प्रेशर आफ्टर हीटिंग प्रेशर कितना आ गया,
116.77 किलो पास्कल पास्कल। इसको पास्कल में चेंज करके देखो। अगर पास्कल में तुमको चाहिए आंसर तो इनटू 1000 से कर देना, तो 1000 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 116.770 पास्कल, ये आएगा ना। अपना हाथ में है, इसके साथ तुम कैसे खेलते हो अपना हाथ में, कैसे प्ले करना है तुम्हारे हाथ में, कैसे प्ले करना है तुम्हारे हाथ में। आगे समझ में टोटल जस्ट यही लेवल का तुम क्वेश्चन दिखेगा, कोई हार्ड नहीं है, यही लेवल का तुम क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, जैसे ग्रुप है ही हम लोग का, उस पर डाल देंगे कुछ क्वेश्चन बना करके और रात में लोग क्वेश्चन कर। बाकी 3 प्रोसेस और है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक, 3 प्रोसेस और है। तीनों को जस्ट जैसे ये वाला किए वैसे उसमें भी करेंगे। इसके बाद इसका स्लोप हम लोग देख लेंगे, इसके बाद ये चैप्टर लगभग मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो दोनों वीडियो